अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ द टॉक्सिक बीस्ट बाय अरीशा खान पार्ट 2। अर्श, तुम रेड कलर का ड्रेस पहनना बहुत सूट करेगा तुम पर। हारून ने अरीशा के रूम में बिखरे हुए कपड़ों को साइड पर करते हुए कहा। जबकि अरीशा तो फिर अरीशा थी, वो कहाँ किसी की सुनती थी। उसने ब्लैक ही ड्रेस निकाला। आज उसे किसी का शिद्दत से इंतज़ार था। उसे बस रात का इंतज़ार था, फिर उसका ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। मैं ब्लैक मैक्सी ही पहनूंगी, दैट्स इट। अरीशा ने ब्लैक मैक्सी खुद से लगा कर देखी। खैर, ये भी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल मॉडल लग रही हो इसमें तुम। हारून ने आंख मारते हुए कहा, जिस पर अरीशा ने उसे कमरे से निकाल कर लॉक कर दिया। मगर एक बात तो समझ ही नहीं आ रही, वो नंबर पर विश कैसे करेगा। उसके पास पता नहीं मेरा मोबाइल नंबर होगा भी या नहीं। पहले वो खुद ही सोचों में गुम रही, फिर कुछ सोचते हुए तैयार होने लग गई। रात के 12 बजने वाले थे जब वो मुकम्मल तैयार होकर हारून के बताए गए रेस्टोरेंट पर पहुंची, जहां मुकम्मल अंधेरा था। वो अभी अंदर इंटर हुई ही थी जब अचानक से लाइट्स ऑन हुई और सामने सब खड़े अरीशा को बर्थडे विश कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे अरीशु, सबने एक आवाज़ होकर कहा और हर तरफ म्यूज़िक ऑन हो गया। अरीशा बहुत एक्साइटेड थी, इतनी कि उसको याद ही नहीं रहा कि वो सुबह से जिसका इंतज़ार कर रही थी वो यहीं कहीं मौजूद उसे बहुत गुस्से से देख रहा था। अरीशा चलती हुई टेबल के पास आई जहाँ केक और तमाम गिफ्ट रखे हुए थे। हारून अरीशा का बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए वो अरीशा का हाथ पकड़कर केक कट करवा रहा था। अरीशा का उसे छूना दूर खड़े शख्स के दिल में आग लगा रहा था। हारून ने अरीशा को केक खिलाया और फिर अरीशा ने हारून को। तमाम लोगों ने भरपूर तालियों से अरीशा का बर्थडे केक कट करवाया, क्योंकि अरीशा का फेवरेट चॉकलेट वाला था। अरीशा क्योंकि केक अरीशा का फेवरेट चॉकलेट वाला था, इसलिए कई बार अरीशा उसे खाने में लगी हुई थी। फिर इन लोगों ने अरीशा को गिफ्ट्स दिए और वो लोग खाने की टेबल पर चले गए। पहले ही हारून का अरीशा के करीब होना उस शख्स पर सख्त नागवार गुजरा था। अरीशा खाना खाने में मसरूफ थी। तभी हारून ने पीछे से आकर उसके मुंह पर केक लगा दिया, जिससे उसका एक गाल पूरा केक में भर गया और वो उठकर उसे मारने के लिए भागी। वो लोग हंस हंस कर पागल हो गए थे इन दोनों की हरकतों पर, मगर अरीशा को कहाँ खबर थी कि वो किसी की नज़रों के हिसार में है और क्या होने वाला है उसके साथ। वो इस वक्त अरीशा के रूम में मौजूद था। पूरे कमरे में हर तरफ गुलाब की पत्तियां बिखेरी हुई थी। कमरा ऐसे डेकोरेट किया गया था जैसे किसी की बर्थडे मनाई गई हो, मगर फूलों से। वो शख्स शीशे के सामने खड़ा हुआ हाथ में फूल लेकर खुद को देख रहा था। आखिर वो कैसे भूल गई थी उसे। क्या उसे याद नहीं था कि वो उसे कितना याद करता है। बचपन से लेकर अब तक वो उसे हमेशा फिक्स टाइम पर गिफ्ट भेजा करता था, मगर वो हमेशा उसके आम से गिफ्ट्स को गरीबों की हिमाकत कहकर डस्टबिन में डाल देती थी। मगर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसके लिए गिफ्ट भी महंगे आते रहे। पहले तो बचपन में ही उसका बहुत बार दिल दुखा चुकी थी, मगर अब पिछले 3 सालों से अरीशा को सनजान शख्स की तरफ से कीमती गिफ्ट रिसीव हो रहे थे, तो वो उन्हें अपने पास रखती भी थी और इस्तेमाल भी किया करती थी। मगर इस बार वो क्यों भूल गई थी उसे। मगर अब वो बचपन का दौर नहीं था। अगर अरीशा का गुस्सा उरूज पर था, तो दूसरी तरफ इस शख्स के जज्बात भी उरूज पर थे। माय ब्यूटी क्वीन, क्यों, आखिर क्यों हमेशा मुझे इतनी तकलीफ देती हो तुम, क्यों? क्या मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात तुम्हारे लिए कोई मानी नहीं रखते? तुमने मुझे कभी महसूस क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें मैं एक दफ़ा भी याद नहीं आया? क्या एक भी दफ़ा तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? वो दिल के मुकाम पर हाथ रख के गुलाब के फूलों को बहुत गौर से देख रहा था और एक एक लफ्ज़ बहुत तकलीफ ज़दा अंदाज में अदा कर रहा था। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर उस फूल की पत्ती पर गिरा। फिर देखते ही देखते उसका लहजा, उसके तासुरात बदल गए। मगर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें हर पल अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहूँगा। जितना मैं तुम्हें महसूस करता हूँ उतना तुम भी मुझे महसूस करोगी, फिर चाहे मुझे इसके लिए तुम्हें तकलीफ ही क्यों ना देनी पड़े। पहले तुमने मेरी बेबस मोहब्बत, लाचार मोहब्बत देखी थी ना, मगर अब तुम मेरे जज्बात, मेरा जुनून देखोगी, शहराम मलिक का जुनून। वो आंखों में सख्त तासुरात लिए हाथ में पकड़ा फूल अपनी उंगलियों से दबोचने लगा और उसी दौरान फूल की टहनी पे लगे कांटों से उसकी उंगली जख्मी हुई। मगर वो तो अपनी मोहब्बत के लिए न जाने कितनी अजियतें उठा चुका था, तो फिर ये तो छोटा सा जख्म था।
वो भी खुद से ही तल्ख लहजे में मसरूफ था जब उसे किसी के आने का एहसास हुआ, जैसे उस कमरे के पास कोई आ रहा हो। उसने जल्दी से तमाम लाइटें बंद कर दी। तभी अरीशा ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसके ऊपर बहुत सारे फूलों की बरसात सी हुई, जिस पर वो हैरान हुई कि आखिर ये सब क्या है। उफ अल्लाह, ये हारून भी ना। जब सारा अरेंजमेंट होटल में रख दिया था तो फिर मेरा कमरा डेकोरेट करने की क्या ज़रूरत थी। वो बेध्यानी में बोलती चली गई, इस बात से अनजान कि एक बार फिर उसके ये लफ्ज़ किसी को आग की तरह जला रहे हैं। अब शाहराम की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उसकी मोहब्बत आखिर किस तरह से उसके हाथों से सजाए गए कमरे को किसी और की मोहब्बत समझ रही थी। भले भले से दोस्ती वाली, मगर समझ तो रही थी ना। हैप्पी बर्थडे माय डियर ब्यूटी क्वीन। शहराम के सख्त लहजे में कहे गए अल्फाजों से अरीशा चौंकी। तभी पूरे कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी फैलने लगी। इससे पूरा कमरा बहुत रोमांटिक लग रहा था। शहराम हुडी पहने दीवार की तरफ रुख किए खड़ा था। अरीशा एक अनजान इंसान को अपने कमरे में देखकर डरने लगी। कौन कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? वो शख्स अब भी दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा था। अरीशा की बात पर भी वो टस से मस न हुआ। अरीशा ने जांचती नजरों से उसे देखा। हारून, अगर ये तुम हो तो प्लीज़ ऐसा मजाक ना करो। मुझे डर लग रहा है। एक बार फिर से वो शहराम के जख्म पर नमक छिड़क गई थी। शहराम इरादा कर चुका था कि अब वो उसे बताएगा कि दर्द क्या होता है। वो मुकम्मल पलटा, मगर मुंह पर मास्क लगे रहने की वजह से उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी और चेहरे पर आते बिखरे हुए बाल, आंखें मुकम्मल लाल हो चुकी थी जिनसे वो अरीशा को घूर रहा था। हारून का नाम सुनकर वो झट से उसके करीब आया और उसे दीवार से लगा गया। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, आज की बात अपनी ज़बान से हारून का नाम न लेना, वरना काट कर फेंक दूंगा, समझी। शहराम की गिरफ्त अरीशा के बाजुओं पर मजबूत हो रही थी। छोड़े मुझे, प्लीज दूर हटो। उस अरीशा ने मुंह मोड़ते हुए कहा। उसे इस पागल शख्स की पुरस्रार आंखों की तपिश झुलसा रही थी, जिस पर शहराम की पकड़ और भी मजबूत हुई। नहीं हटूंगा, दूर। माय ब्यूटी क्वीन, क्या कर लोगी? लहजा अब भी सख्त था। अरीशा को लगा जैसे सामने खड़ा शख्स उसे चैलेंज कर रहा हो। पहले तो मजामत करने लगी, मगर उस शख्स की गिरफ्त थी ही इतनी मजबूत कि वो बेचारी उसकी कैसे रिहाई ना पा सकी। यू हर्टिंग मी। अरीशा ने आंखों में नरम तासुरात लिए उसे देखा, जिस पर शहराम ने उस पर अपनी गिरफ्त थोड़ी कम की। तुम मुझे कैसे भूल गई? तुम्हें मैं कैसे याद ना रहा? तुम किस तरह मुझे भुला सकती हो? तुम किस तरह अपना कीमती वक्त मेरे बजाय किसी और को दे सकती हो? क्या तुम्हें मेरे जज्बात नजर नहीं आते? क्या तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता? शहरा शहराम के अल्फाज उसके जज्बातों का मुंह बोलता सबूत थे। अरीशा उसकी आंखों में अजीब पागलपन देख रही थी। कौन कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? अरीशा ने नर्म लहजे में पूछा, जिससे वो ब्राउन आंखों वाला शख्स उसके चेहरे पर बिखरी मासूमियत के रंग बड़ी हसरत से देख रहा था। तुम्हारा आशिक हूँ, तुम्हें चाहता हूँ। उसने इश्क के नशे में बहकने वाले अंदाज में कहा। कि क्या क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब साफ है, इश्क करता हूँ तुमसे, आशिकी हो तुम मेरी, जिद बन गई हो तुम मेरी, मेरे जुनून की आखिरी हद हो तुम। तुम्हें क्यों मेरे जज्बातों की कदर नहीं, मेरी जान? शहराम की आंखों में आंसू थे। अरीशा समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसा शख्स है। कभी गुस्सा कर रहा था, कभी उदास हो रहा था, कभी पागलपन दिखा रहा था, मगर वो भी अरीशा थी। उसे कहाँ थी किसी की कदर, किसी का एहसास? दूर हटो मुझसे और आइंदा मेरे करीब मत आना, वरना। अब वो शहराम को मजीद गुस्सा दिला रही थी। वरना क्या? शहराम की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। बोलो, वरना क्या? क्या करोगी तुम? हाँ, बताओ मुझे। वो दूर दूर जाओगी मुझसे या मेरी जान लेने की कोशिश करोगी? अगर ऐसा कुछ सोच रही हो तो मेरी जान, ये सब खुशफहमियाँ अपने इस छोटे से दिमाग से निकाल कर फेंक दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। शहराम की जुनूनियत का अंदाजा उसके अल्फाजों से हो रहा था, मगर अरीशा ने तो कसम खाई हुई थी अकड़ दिखाने की। वो उसके गुस्से को बार बार हवा दे रही थी। बंद करो अपनी बकवास, छोटी छोटी बातें, ये बेकार के थर्ड क्लास लॉजिक हो कौन तुम? हाँ, शट अप। एक लफ्ज और कहा तो बहुत बुरा करूंगा तुम्हारे साथ। अगर अब तुमने मेरी बातों को, मेरे जज्बातों को झूठा कहा तो। और मैं वही हूँ जिसके भेजे हुए तोहफे तुम गरीबों की हिमाकत कहकर डस्टबिन में फेंक दिया करती थी। शहराम ने आखिरी अल्फाज पर सर झुकाते हुए कहा, जैसे उसे बहुत कुछ हो रहा हो, जैसे वो कल ही की बात हो। क्या तुम वो?
अरीशा के वहम गुमान में भी नहीं था कि वो शख्स उसके पीछे यहाँ तक आ जाएगा। आखिर वो क्यों बचपन से उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था? क्या वो अनजान शख्स के लिए इतनी अहम थी? शहराम कुछ कहता तभी अरीशा का मोबाइल बजने लगा, जिस पर हारून की कॉल थी। जिसे देखकर शहराम फिर से गुस्से में आ गया। अभी वो मजामत करती शहराम ने उसका फोन ऑफ करके पेट पर उछाला और फिर से अपनी ब्राउन आंखों से उसे देखने लगा। व्हाट द हेल, ये क्या हरकत है? अरीशा गुस्से से चीखने लगी, जिस पर शहराम ने उसके मुंह पर हाथ रखा। चुप, एकदम चुप। अगर आज के बाद तुम उसके साथ नजर आई या उससे बात करने की कोशिश की तो क्या? हाँ, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा। और तुम होते कौन हो मुझे उससे मिलने से रोकने वाले? और तुम्हारे लिए क्यों छोड़ू उसे मैं? शहराम के गुस्से की परवाह किए बिना वो शहराम के मुंह पर बात रखकर मारने लगी, जिस पर शहराम उसे और भी ज्यादा गुस्से से घूरने लगा। कितनी बार कहूँ, इश्क है मुझे तुमसे, आशिक हूँ मैं तुम्हारा, तुम आशिकी हो मेरी जिद हो, मेरी जुनूनियत हो। शहराम के अल्फाज अरीशा या मुंह बंद करवा गए। अब वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। आखिर किस कदर जुनून था उस शख्स में, अरीशा के इश्क का। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर तुम्हारी तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसकी आंखें निकाल दूंगा मैं। अगर तुम्हें अब किसी ने भी छुआ तो उसका हाथ काट कर फेंक दूंगा मैं, आग लगा दूंगा सबको, मैं बर्बाद कर दूंगा। अब वो अरीशा का गाल सहला रहा था और अपने जुनून भरे अल्फाज का शिद्दत से अरीशा पर वाज़ेह कर चुका था। अरीशा को भी सुकून कहा था, फिर से बोल पड़ी। और अगर मैंने किसी और के बारे में सोचा या किसी को छुआ या किसी और को देखा तो बख्शूंगा तो तुम्हें भी नहीं मेरी जान। अगर ये सब तुमने किया तो तुम्हें मैं अपने तरीके से सजा दूंगा, माय ब्यूटी क्वीन। शहराम कितनी हसरतें लिए उसे देख रहा था। माय ब्यूटी क्वीन वाले अल्फाज उसने अरीशा का गाल खींचते हुए कहा था। अरीशा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस किस्म का शख्स है। पल में तोला पल में माशा, कभी इतना गुस्सा, कभी इतना जुनून, कभी इतना मोहब्बत भरा लहजा। जस्ट शट अप। अरीशा खान को कोई सजा नहीं दे सकता, समझे? तुम भी नहीं मिस्टर। ओह, अब वो शहराम को चैलेंज कर रही थी। ओह अच्छा, सच में? शहराम ने भी उसका जवाब बड़े मजे से दिया। हाँ मिस्टर एनोनिमस बॉय, मैं तो मिलूंगी अपने बेस्टी से, हाथ भी लगाऊंगी उसे। और पहले वो बेध्यानी में बोलती गई, मगर अब वो शहराम का सबर आजमा रही थी। मगर जब उसकी आंखों पर पड़ी तो एकदम से चुप हो गई, जैसे वो उससे अपना बदला लेने वाला हो। शहराम ने पल भर में स्विच बंद कर दिया और पूरे कमरे में अंधेरा फैल गया। शहराम ने अपना मास्क उतार कर जेब में रखा। अभी अरीशा इसका मतलब समझ पाती। शहराम ने उसके लबों पर अपनी लब रखकर उसकी बोलती बंद कर दी। वो जो कुछ देर पहले बक की जा रही थी, अब शहराम की शिद्दतों से दो चार हो रही थी। हर एक एक लम्हे शहराम की शिद्दत में इजाफा मजीद हो रहा था। अरीशा ने शहराम के सीने पर हाथ मारने शुरू कर दिए, क्योंकि अब उसे सांस लेने में मसला हो रहा था। मगर शहराम अभी भी अपने कामों में मसरूफ था। अरीशा ने उसके सीने पर चुटकी काटी, जिससे एकदम पीछे हुआ और अरीशा को आज़ादी मिलते ही वो अपना सांस बहाल करने लगी। मेरे साथ चला की। शहराम की आवाज़ तो उसे समझ आ गई थी, मगर चेहरा अंधेरे की वजह से वाजे नहीं आ रहा था। अभी वो भागने का सोच रही थी जब शहराम ने उसको मजबूती से पकड़कर गोद में उठाया और फूलों भरे बेड पर लिटाकर उस पर झुक गया। उसके इरादे से लग रहा था कि वो आज ही इस अकड़ू लड़की की सारी अकड़ निकाल कर उसे अपना बना लेगा। अब करके दिखाओ खुद को मुझसे आज़ाद। इस बार तुम्हें कुछ अलग तरह का गिफ्ट दूंगा मैं, शहराम ने कहा और उसकी गर्दन पर झुककर अपना लम्स छोड़ने लगा। पहले तो वो नरमी बरत रहा था, मगर अगले ही लम्हे उसका लम्स शिद्दत इख्तियार कर गया और अरीशा को दर्द देने लगा। अरीशा की आंखों से आंसू जारी थे। आखिर वो कितना जालिम शख्स था। अरीशा को अब अपनी गर्दन और गले के दरमियान दर्द महसूस हो रहा था। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तकरीबन 10 मिनट तक वो यूं ही खामोशी से उसकी शिद्दत बर्दाश्त करती रही, मगर अब उसका सब्र जवाब दे रहा था। शहराम उसका लहजा समझ चुका था कि वो दर्द में है। शहराम ने उसको नरमी से आज़ाद किया और उसके बराबर में लेट गया। शहराम की परफ्यूम की खुशबू अब अरीशा के पास भी छलक रही थी। कुछ देर वो यूं ही उसके सीने से लगा लेटा रहा, फिर कुछ सोच कर वहां से उठा और मास्क लगाकर लाइट्स ऑन की। अरीशा जल्दी से उठकर बैठी और गर्दन पर हाथ फेरने लगी, जबकि शहराम उसके गले और गर्दन पर मौजूद निशानात देख चुका था, इसलिए उसके पास आ बैठा, जिस पर अरीशा डर कर दूर होने लगी। तभी शहराम ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया। ना मेरी जान, मुझसे
डरो मत, जान नहीं लूंगा तुम्हारी। हाँ, अगर दूर जाने की कोशिश की तो फिर मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा। और ये जो तुम्हारी नेक पर निशानात है, ये तुम्हें हर रोज इस बात का एहसास दिलाते रहेंगे कि तुम किसी की अमानत हो, तुम किसी की मोहब्बत हो, किसी की मिल्कियत हो। और अगर तुमने या किसी ने भी मेरी अमानत में खयानत करना तो दूर की बात ऐसा सोचा भी तो मैं उसके जिस्म के 1000 टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। समझी तुम माय ब्यूटी क्वीन? शहराम ने अरीशा के कान में सरगोशी नुमा अंदाज में उसे वार्निंग दी और उसकी आंखों पर हाथ रखकर अपना मास्क हटाया और फिर से उसके इन निशानात पर अपने लब रखता हुआ मास्क लगाकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही अरीशा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और शीशे में अपने निशानात देखने लगी। ये सब क्या था? क्या उसकी मोहब्बत या उसका जुनून? शहराम जब से गया था अरीशा की तो नींद ही हराम हो गई थी। उस शख्स की वजह से उसके जाने के बाद न जाने अरीशा कब तक जागती रही और बार बार अपनी गर्दन पर निशान देखती रही। सुबह के 7 बजे 4 बजे उसकी आंख लगी थी और इस वक्त दोपहर का 1 बज रहा था जब अरीशा के कमरे का दरवाज़ा बजा। अरीशा नींद से उठकर सीधे दरवाजे की तरफ गई और बेध्यानी में दरवाज़ा खोला। अर्श, ये क्या? तुमने अब तक ड्रेस चेंज नहीं किया? लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है मैक्सी। हारून ने अरीशा की हालत देखकर उसका मजाक बनाया, जिस पर अरीशा को होश आया। उसे रात वाला मंजर याद आने लगा तो जल्दी से भागकर अपना स्कार्फ पहन कर आई, जिस पर हारून हैरान हुआ कि इसे क्या हो गया। नहीं, वो मुझे नींद आ रही थी बहुत, तो ऐसे ही सो गई थी। तुम बताओ क्या काम है तुम्हें, कहो। अरीशा ने हड़बड़ाते हुए कहा, जैसे कुछ छुपाना चाह रही हो। नहीं, मुझे कुछ काम नहीं। तुम ठीक तो हो ना? और तुम ठीक तो हो ना हारून? हारून उसे जांचती नजरों से देख रहा था, जिस पर अरीशा नजर चुराने लगी। नहीं, बस थोड़ी थकन महसूस हो रही है। फ्रेश होंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हारून कहकर चला गया, जबकि अरीशा अब कमरा लॉक करके शीशे के सामने आई। स्कार्फ उतार कर देखा तो निशान अब भी मौजूद थे। अरीशा वैसे तो बहुत अकड़ मिजाज थी, मगर यहाँ आकर उसकी आधी अकड़ निकल गई थी और डर भर गया था। आखिर वो है कौन? क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मैं डैड को बता दूंगी। नहीं, अगर मैंने उन्हें बताया तो परेशान तो हो जाएंगे ही और फिर मुझ पर पाबंदी भी लगा देंगे। वो खुद ही बोले जा रही थी। वो कश्मकश में मुब्तला थी कि आखिर इस मसले का क्या हल है। फिर कुछ सोचकर वो वहां से बाथरूम में चली गई। जब वहां से आई तो दूसरे कपड़ों में मलबूस थी। उसने इन निशानात को छुपाने के लिए मेकअप किया, मगर उसकी जिल्द पर जलन होने लगी। फिर उसने एक टिश्यू की मदद से मेकअप साफ किया और स्कार्फ गले में डालकर उन निशानात को छुपाने की कोशिश की और कई हद तक कामयाब भी हो गई। ओ खबीस का बच्चा, खाना खराब! ओए तुम को आखिर अखरोट समझता है? तुम को शेर के मुंह में हाथ डालने का मशवरा देता है। और क्या तुम नहीं जानता, वो बीस्ट है, बीस्ट। उसको अगर पता चला कि उसके साथ ये सब कर रहा है तो वो को बर्बाद कर देगा। पहले ही वो हमारा तरक्की का फैक्ट्री जला चुका है। बीस्ट से खट जोड़ना कट जोड़ना होने की सूरत में डॉन ने गुल खान से हाथ मिलाने का फैसला किया था, जहां तक वो कामयाब भी हो चुका था। मगर जब गुल खान को पता चला कि डॉन बीस्ट के पीछे है तो वो डर गया, क्योंकि पहले ही बीस्ट उसका बहुत नुकसान कर चुका था, उसके आदमियों को मौत के घाट उतार चुका था। अगर अब फिर गुल खान कुछ करता है तो इसकी कीमत डॉन समेत उसको भी चुकानी पड़ेगी। वाह गुलखान, तुम तो बड़े मर्द के बच्चे बने फिरते थे, एक बीच से ही डर गए। ये है तुम्हारी मर्दानगी। डॉन ने गुलखान को तीली लगाई, जिससे गुलखान भड़क उठा। ओए खाना खराब, तुम हमारा मर्दानगी को ललकारता है? तुम्हारा इतना औकात? वो भी पठान था, आखिर उसका खून कैसे न खौलता। अभी वो डॉन का गिरेबान पकड़ने लगा ही था तभी एस के बीच में आया। बस कर दो तुम दोनों, यहाँ हम मुआयदा करने आए हैं और तुम लोग आपस में ही लड़ रहे हो। ये वक्त आपस में लड़ाई का नहीं है, हमें बीस के खिलाफ काम करना होगा, सख्त से सख्त। एसके की बात गुलखान ने डॉन का गिरेबान भी छोड़ा और अब वो राजी हो चुका था बीस के खिलाफ काम करने के लिए। प्लान क्या है? हमको प्लान बताओ। गुलखान की बात पर डॉन शैतानी मुस्कुराने लगा। फिर वो लोग बीस के खिलाफ प्लानिंग करने लगे, मगर एसके को डॉन का ये प्लान कुछ खास ही ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि इसमें या तो इन सब की मुकम्मल जीत होगी या मुकम्मल हार। आखिर वो एक बाप था, वो कैसे ना परेशान होता।
ये है प्लान। डॉन ने इन दोनों के सामने पूरा प्लान रखा, जिस पर गुलखान नस्वार की खुराक लेता हुआ मुस्कुराया। वाह यार, तुमने तो कमाल कर दिया। अम राजी है, अम मिलकर काम करेगा, जितना पैसा लगेगा, जितना आदमी जरूरी होगा, अम सब कुछ देगा। जबकि एसके अभी भी परेशान था। डॉन ने एसके की तरफ सवालिया नजर से देखा, मगर एसके ने उसे इशारे से चुप करवा दिया, क्योंकि वो अपना जाती मसला गुलखान जैसे दरिंदे के सामने हरगिज नहीं रखना चाहता था। ओके डन। डॉन ने गुलखान से हाथ मिलाया और एसके के साथ वहां से चला गया। अब वो लोग अपनी गाड़ी में मौजूद थे। डॉन के पीछे 5 गाड़ियां और आगे 3 गाड़ियां होती थी, जो शायद उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखी हुई थी। तुम्हें बेशुमार गार्ड्स उसके प्रोटोकॉल के लिए साथ ही मौजूद होते थे, और दुनिया की दुनिया की नज़र में तो यूके का बहुत बड़ा और मशहूर बिजनेसमैन था, मगर दरअसल वही डॉन था। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला, न जाने कितनी माओं की गोद उजाड़ने वाला, कितने मासूम बच्चों पर जुल्म करने वाला, कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगियों को जहन्नम बनाने वाला शैतान था वो। उसे अपने इस हराम के पैसों पर बेइंतहा गुरूर था। सब कुछ था उसके पास, मगर फिर भी वो खुद से यही कोशिश करता आ रहा था, अगर बीस्ट की ताकत उसके साथ हो जाए तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। क्या मसला है तुम्हें? क्या तुम मेरे प्लान से मुतमईन नहीं हो? डॉन ने सिगार पीते हुए घमंडी अंदाज में कहा, जिस पर एसके उसे देखने लगा। डॉन, बात दरअसल ये है कि अगर ये जंग छिड़ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरा बिजनेस, मेरी दौलत और सबसे बढ़कर मेरी औलाद। आखिर असली बात उसके मुंह पर आ ही गई थी, जिस पर डॉन ने चश्मा उतारते हुए उसे मुस्कुराहट उछाली। ओह, तो ये मसला है। ये तो वाकई बड़ा पेचीदा मसला है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। एसके शायद अब पछता रहा था उसे हकीकत बताकर, जबकि डॉन के इस घटिया दिमाग में बहुत से घटिया ख्यालात घूम रहे थे। दूसरी तरफ माही अरीशा की एक एक हरकत नोट कर रही थी। अरीशा जितनी कल खुश थी, इससे कई ज्यादा आज परेशान नजर आ रही थी। माही ने सबको इस बात से आगाह किया था कि अरीशा मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब है, इसलिए जिस मकसद से वो लोग यहाँ आए हैं, अब वो मकसद पूरा किया जाए। हे गाइस, अगर तुम सब लोगों की बातें हो गई हो तो हम लोग आउटिंग पर चले। बहुत सारी पिक्चर्स लेनी है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी करनी है, और भी बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। माही की बात पर सब इत्तेफाक कर गए और तैयार होने अपने कमरे में चले गए। माही अभी अपने कमरे में इंटर ही हुई थी जब उसको लगा उसके पीछे कोई है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, बाहर कोई नहीं था। शायद इत्तेफाक होगा। माही वार्डरोब से कपड़े निकाल कर चेंज करने के लिए बात चली गई। तब ही वो मास्क वाला शख्स उसके कमरे में दाखिल हुआ और खूबसूरत फूलों की बुके माही के बेड पर सजाने लगा, और एक खूबसूरत सा कार्ड वहां रखकर वहां से चला गया। माही जब कपड़े चेंज करके बाहर आई तो इतने हसीन फूल अपने कमरे में देखकर हैरान हुई। ये फूल, अभी कुछ देर पहले तो यहाँ ऐसे कोई फूल नहीं थे, फिर ये सब? वो फूलों की खुशबू महसूस करते हुए बुके को हाथों में उठाते हुए बोली। तभी उसके मोबाइल में किसी का मैसेज आया। गुड इवनिंग माई स्लीपिंग ब्यूटी। ये तो वो भी जानती थी कि वो नींद की कितनी कच्ची थी, मगर यूं किसी अनजान नंबर से ऐसा मैसेज आना उसे हैरान कर गया। अभी वो यही सोच रही थी, दोबारा किसी का मैसेज आया। फूल पसंद आया आपको? माही हैरान हुई। आप कौन? ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप ये समझ ले, आपका चाहने वाला हूँ, एक आम सा शख्स हूँ। माही बार बार एक ही मैसेज को देखने लगी और रॉन्ग नंबर समझकर इग्नोर कर गई और तैयार होने लग गई। जब वो तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली तो किसी की नज़रों की तपिश को खुद पर महसूस करने लगी। वो उसके बराबर वाला कमरा था जिसमें कौन रुका हुआ था, अब तक किसी को नहीं पता था, मगर माही को अक्सर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई है जो उसे देख रहा हो। माही सीढ़ियां उबूर करके नीचे उतरने लगी। जब जब से लिफ्ट वाला हादसा हुआ था, माही बहुत डर गई थी, इसलिए सीढ़ियां ही इस्तेमाल करती थी। पिंक सूट में बहुत प्यारी लगती हो आप, मेरी स्लीपिंग ब्यूटी। माही के मोबाइल पर फिर से उस नंबर से मैसेज आया, जिस पर माही दोबारा से हैरान हुई, क्योंकि उसने पिंक कपड़े ही पहने हुए थे। उफ, आखिर ये है कौन? वो वही सीढ़ियों पर खड़ी खुद से सवाल कर रही थी, जबकि इस बात से अनजार कि उसके ऐसे मुंह बनाने पर उससे किसी के चेहरे पर बहुत हसीन मुस्कुराहट बिखर गई थी। लगता है आप लिफ्ट वाले वाकये के बाद बहुत ज्यादा डर गई है, इतना ज्यादा कि अब सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रही है। काफी डरपोक है आप। उसने लिफ्ट वाला वाकया याद दिलाकर इस बात का
इशारा दिया था कि वो वही लिफ्ट वाला शख्स था, क्योंकि उस दिन उसके और माही के बीच कुछ ऐसे लम्हात भी आए थे जिसे याद करके माही के चेहरे पर बेसाख्ता हया के रंग नमूदार हो गए थे, जिसे वो बहुत अच्छे तरह से देख चुका था। मतलब ये तो वही। ओह माय गॉड, उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैम कब तक यहीं खड़ी रहेंगी? क्या आपको आउटिंग पर नहीं जाना? मोबाइल की रिंगटोन से वो होश में आई और मैसेज देखकर उसे याद आया उसे तो बहुत देर हो चुकी है। वो जल्दी से वहां से भागने वाले अंदाज में सीढ़ियां उतरकर होटल से बाहर चली गई। मेरी जान कितनी मासूम है। रोहेल के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। वो दिल में कितनी हसरतें लिए उसे जाते देख रहा था। अभी वो उसके पीछे जाता जब उसके मोबाइल पर बीस्ट की कॉल आई। ओके बीस्ट, मैं आता हूँ। दिल तो नहीं चाह रहा था वो उसको अपनी नजरों से ओझल करे, मगर उसके लिए काम पहले था। वो अपना मोबाइल जेब में रखता हुआ बीस्ट से मिलने चला गया। उप्स माय गॉड, इट्स टू मच इट्स टू मच हॉट। नोवेल की बातों पर हमेशा की तरह वहां मौजूद सब लोग मुस्कुराए, बीस्ट के अलावा, और इस बार हुरैन और रोहेल भी। अरे तुम इतनी भी गर्म नहीं अरे इतनी भी गर्म नहीं है यार, एक कॉफी ही तो है। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तेरे सामने कोयला रख दिया हो। हासिम ने बासिम ने नोवेल को छेड़ते हुए कहा, जिस जबकि सब लोग उस बात पर बहुत हैरान मगर खुश भी थे कि बीच कितने सालों बाद उनके साथ कॉफी एंजॉय कर रहा था। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम सबकी तो जल रही होगी ना। मेरे डार्लिंग ने पहली बार अपने हाथों से मुझे कॉफी का मग पकड़वाया है, इसलिए कॉफी और भी ज्यादा हॉट लग रही है। उफ, मेरे तो हाथ ही जल गए। महर को तो हंसी ही कंट्रोल में नहीं आ रही थी, जबकि बीस्ट उसे बड़ी गौर से देख रहा था। वैसे बीस्ट, में सोच रहा हूँ हम लोगों ने गुलखान की सिर्फ एक ही फैक्ट्री की बर्बाद की। मतलब हमें तो उसको और भी ज्यादा शॉक करना था ना। बासिम के सवाल पर सब संजीदा हो गए, क्योंकि अभी डिवाइसेस बाकी है, और रोहेल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान में गुलखान का एक ही आदमी मौजूद था जिसमें चिप थी, बाकी सब गार्ड्स हैं। मुमकिन है तुर्की में मौजूद उसके दो खास आदमियों में से किसी एक में चिप मौजूद हो। बीस्ट का लहजा हमेशा की तरह सख्त था, जबकि वो सब लोग उसकी बात बड़ी गौर से सुन रहे थे। मतलब हमारा नेक्स्ट शिकार यहीं पर मौजूद है। बासिम की बात पर रोहेल तेजी से नजरों से टेढ़ी नजरों से उसे देखने लगा। और नहीं तो क्या तुम्हें लगा हम यहाँ हनीमून आई मीन वेकेशन मनाने आए हैं? नौफिल ने हमेशा की तरह एक अदा से ये अल्फाज कहे। बासिम और महर, एक नए किस्म का एसिड तैयार करो। नौफिल और हुरैन, कल शाम में इन दोनों बंदों को उठाकर यहाँ लाना होगा तुम्हें। और रोहेल, बीच की बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि नौफिल बोल पड़ा, आरजे मुझे यूके जा एक दो दिन में यूके जाएगा और डॉन की इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा। उसका अगला प्लान क्या है? आगे वो क्या करने वाला है? रोहेल यूके का सुनकर अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। वो कैसे माही से दूर रह सकता था, जबकि बीस्ट उसके चेहरे के तासुरात को बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। वो अपनी कॉफी खत्म करके वहां से उठा और अपने रूम में चला गया, क्योंकि नौफिल बीस्ट के मग में झांक कर देखने लगा। अबे इतना क्यों झांक रहा है, अंदर गिर जाएगा। बासिम ने नौफिल की हरकत नोट की। हो, जालिम, सारी कॉफी खत्म करके चला गया, ये नहीं कि कुछ छोड़ जाता। नौफिल ने लड़कियों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर महर फिर से दांत दिखाने लगी। क्यों, तूने इस कॉफी में स्विमिंग करनी थी? बासिम के कहने की देर थी, महर हंस पड़ी। उसको हंसता देखकर हुरैन भी मुस्कुराई, मगर नौफिल मुंह बनाकर रह गया। बीस्ट, ये सब इतना जल्दी मुमकिन नहीं है। वो तो मुझे जानती भी नहीं, वो कैसे इस तरह मेरे साथ आए, यहाँ आने पर राजी होगी। वो बहुत मासूम और डरपोक है। रोहेल ने बीच की बात पर असल मसला बताया। यह मेरा मसला नहीं, तुम्हारा मसला है। अगर तुम चाहते हो वो सेफ रहे तो तुम्हें कुछ भी करके उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना होगा। ये काम जल्द से जल्द करो। हम एक हफ्ते से ज्यादा यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि गुलखान को ये तो मालूम हो चुका है कि बीच का कोई आदमी तुर्की में सब तुर्की में सब भी तुर्की में अभी मौजूद है। अगर हालात खराब हुए तो हमें यहाँ से दूसरे मुल्क जाना होगा, समझे तुम? बीच की बात पर रोहेल जज्बात में सर हिलाता कुछ सोचने में मसरूफ हो गया, जबकि बीस्ट ये तो जानता था कि कोई भी लड़की यूं अचानक किसी पर भरोसा नहीं करेगी। मेरे पास एक प्लान है जिससे उसे तुम पर पूरा यकीन हो जाएगा, मगर तुम्हें उसके लिए थोड़ी जिद बर्दाश्त करनी पड़ेगी।
मैं हर तरह की जिद बर्दाश्त कर लूंगा। पूरी तरह से तैयार हूँ मैं बीस्ट। गुड। रोहेल की इस बहादुरी पर बीस्ट ने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया। वो वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर था। आखिर वो बीस्ट का सबसे करीबी शागिर्द था, तो क्यों ना होता ऐसा। आप कब से मुझे बार बार कॉल किए जा रहे हैं, मगर मैं आपको कितनी बार बताऊं कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। माही बार बार उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर रही थी, मगर आखिर में मजबूर होकर अटेंड करनी पड़ी। माही, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज आप मना मत करें, वरना मैं हर्ट हो जाऊंगा। माही को उसकी आवाज़ तो वाकई बहुत दिलचस्प लगी थी, मगर वो जो भी था, वो कैसे उस अनजान शख्स से बात करने और मिलने के लिए राजी हो जाती। ओके, कहे क्या बात है। मैं आपको कॉल पर नहीं बता सकता। क्या आप मुझसे कहीं बाहर मिल सकती हैं? माही पहले कुछ सोचने लगी, फिर नहीं में जवाब देकर कॉल काट दी। तभी उसके पास मैसेज आया। माही, मैं आपको अभी से नहीं, पहले से जानता हूँ, मगर कभी आपसे बात करने की कोशिश नहीं की। मगर अब मैं आपसे मजीद दूर नहीं रह सकता। प्लीज़ मेरे जज्बातों को समझने की कोशिश करें। माही को अब उस पर तरस आ रहा था, इसलिए वेट का मैसेज करके वो सामने वाले कमरे की तरफ चली गई, जो अरीशा का था। अजीब यार, मतलब लग ही नहीं रहा किसी इंसान का दिया हुआ निशान है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहरीले कीड़े ने काटा हो। अरीशा अब तक इसी टॉपिक पर रुकी हुई थी और बार बार अपने गले पर उस निशान को देखती जा रही थी। वो जो भी था, उसने ये तो बिल्कुल सही कहा था कि ये निशान मुझे बार बार उसकी याद दिलाता रहेगा। वैसे बॉडी से तो हैंडसम दिख रहा था, और परफ्यूम तो बड़ा महंगा वाला लगा रखा था उसने। एनोमेंस एनोनिमस मैन बॉय ने। ऐसा तो नहीं मुझे इम्प्रेस करने के लिए किसी से मांग कर लगाया हो। अभी वो इन्हीं बातों में उलझी हुई थी जब माही उसके कमरे में आई तो ये एकदम उसकी जबान को ब्रेक लग गया। आरू, तुम फ्री हो? मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज। माही अपनी तमाम परेशानियां सिर्फ अरीशा के सामने ही जाहिर करती थी। कहो माही, क्या हुआ है? दूसरी तरफ मैंने तो तुम्हें आइडिया दे दिया कि अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर आओ। यहाँ मेरे पास रहेगी तो बिल्कुल महफूज रहेगी। डॉन ने शराब का ग्लास लबों से लगाते हुए कहा। मगर ये कैसे मुमकिन है डॉन? वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, समझदार है। अगर उसे पता चला कि उसका बाप एसके अगर कुछ कहता, डॉन हंस हंस पड़ा आगे कुछ कहता डॉन हंस पड़ा। उसका बाप कितना हरामी है, तो वो अपने बाप को छोड़ तो नहीं देगी ना। और वैसे भी तुम उसे जहाँ जायज रिश्ते से लेकर आ सकते हो। डॉन अपनी बात पर आया। एस के सवाल नजर से उसे देखने लगा। अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। डॉन के कहने की देर थी, एस के गुस्से से उठा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी फूल जैसी बच्ची तुम्हारे हवाले कर दूंगा? आवाज नीचे। डॉन को कहाँ पसंद थी ऊंची आवाज, इसलिए वो भी भड़क उठा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी सपोर्ट के बिना अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो फिर उठो और दफा हो जाओ यहाँ से, और जाके अपनी बेटी को किसी महफूज मकाम पर सेव कर दो। मगर याद रखना, एसके तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। अगर मैं चाहूँ तो एक दिन के अंदर अंदर तुम्हारी बेटी को पाताल से भी ढूंढ कर निकाल सकता हूँ, समझे तुम? डॉन के अल्फाज एसके को तीर की तरह महसूस हो रहे थे, मगर वो करता भी क्या, वो डॉन की ताकत से वाकिफ था। मैंने अपने बताए गए प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया है। बीस्ट यकीनन पाकिस्तान जाएगा, और इसी दौरान हम उसकी तमाम जगह जो हमें पता है सब जला डालेंगे। वो जोमानी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, जबकि एस के समझ चुका था आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ रोहेल यूके के लिए निकलने वाला था, इसलिए उसको आज हर हाल में माही को राजी करना था। जबकि दूसरी तरफ माही अरीशा को सारी सच्चाई बता चुकी थी, जो जो कुछ अब तक उसके साथ हुआ। मगर अरीशा ने माही को अब तक कुछ भी नहीं बताया, जबकि वो इस कश्मकश में थी। उस रात जो शख्स उसके कमरे में आया था, कहीं वही प्लान वाला शख्स तो नहीं? क्या वो उसे और माही दोनों को तंग कर रहा था? अरीशा कहाँ खो गई? माही की आवाज पर अरीशा चौंकी। नहीं, कुछ नहीं, मेरा मतलब माही, तुम उस शख्स से मिलो, उसे जानो, आखिर कौन है वो? क्या तुमने उसे बिना मास्क के नहीं देखा? अगर वो तुम्हें मिलने बुला रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो अब भी चेहरा छुपा कर फिरेगा। अरीशा को अब उस घटिया शख्स पर गुस्सा आ रहा था कि वो बदतमीज एक ही होटल में दो दो लड़कियों पर लाइन मार रहा था। ठीक है, मैं उसे मैसेज करती हूँ, माही ने ये कहा और उस अननोन नंबर पर मैसेज करने लगी।
रोहेल जो यूके जाने की तैयारी कर रहा था माही का मैसेज देखकर मुस्कुराया। ओके, फिर मैं आपको आज शाम लोकेशन सेंड करता हूँ। माही का यूं उससे मिलने पर रजामंद होना रोहेल को अपनी आधी कामयाबी नजर आ रही थी। अरीशा वो कह रहा है कि वो आज शाम ही मिलेगा। माही ने मैसेज पढ़ते हुए कहा, जिस पर अरीशा का दिल कर रहा था माही से मोबाइल छीन कर उस बदतमीज इंसान को खरी खरी बातें सुनाए, मगर वो कुछ बता भी नहीं सकती थी। ओके अरीशा, तुम आराम करो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। माही मुस्कुराते हुए वहां से चली गई, जबकि अरीशा ने उसके जाते ही कमरा लॉक किया और वहां मौजूद तमाम चीजें बिखेरने लगी। 5 मिनट के अंदर ही उसने अपने कमरे का पूरा नक्शा बदल डाला था। हो, कह रहा था मैं जुनूनियत हूँ, उसकी आशिकी हूँ, मिल्कियत हूँ, और तुम हारून से ना मिलना। हो, झूठा कहीं का। अब देखो बच्चू, मैं करती क्या हूँ। अरीशा ने खुद ही शीशे के सामने खड़े होकर सारी भड़ास निकाली और फिर कुछ सोच कर हारून को कॉल लगा ली। हारून आज शाम कहीं बाहर चले, उसके लहजे में ही गुस्सा झलक रहा था। नहीं नहीं, सिर्फ तुम और मैं, उसके कहने की देर थी। हारून के तो जैसे ईद हो गई। हारून ने ब्लैक कलर की शर्ट, ब्लैक ही पैंट और अभी से तैयार होने लग गया था वो, जबकि दूसरी तरफ अरीशा अब तक आग बगोला बनी बैठी थी। शाम के 7 बज रहे थे जब हारून अपने कमरे से निकलकर अरीशा के कमरे की तरफ जाने लगा, और जब अंदर गया तो अंदर का मंजर देख कर देखता ही रह गया। अरीशा ब्लैक घुटनों तक आता स्कर्ट, उसके साथ रेड शर्ट और गले में छोटा सा स्कर्ट जो शायद उसने अपने निशान को छुपाने के लिए बड़े स्टाइल से लपेटा हुआ था, वो और हाई हील्स पहनकर खुले बालों के साथ खड़ी सेल्फी ले रही थी। हारून को यूं खड़ा देख कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। हारून, ओ हेलो, क्या हो गया, क्यों फ्रीज हो गए। अरीशा हारून की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, जिससे वो होश में आया। हाँ, मैं कह रहा था, चलना नहीं है क्या। अरीशा समझ चुकी थी कि वो उससे इस ड्रेस में देखकर शॉक्ड हो गया है। हाँ तो चलो ना, कब से वेट कर रही हो तुम्हारा, मगर तुम हो के अजीब। अरीशा मुंह बनाती हुई उसके बराबर से बाल हिलाते हुए गुजरी, जिससे हारून के चेहरे पर उसके बाल गिरे। बाल लगे, मगर वो अब भी पागलों की तरह उसे देखे जा रहा था। वो लोग जब कमरे से निकले तो माही भी कहीं जाने के लिए रेडी थी। अरीशा को उसका यूं तैयार होकर उस मास्क वाले शख्स से मिलने जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। बेटी माही, क्या तुम भी कहीं जा रही हो। हे माही, क्या तुम भी कहीं जा रही हो, हारून ने माही से पूछा, जिस पर वो अरीशा को देखकर मुस्कुराई। हाँ, दरअसल मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, सो मैं जैनिश और हारिस के साथ ही बाहर जा रही हूँ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो। माही की बात पर हारून ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ एक्चुअली आरू बहुत बोर हो रही थी, सो हमने सोचा कुछ देर बाहर आउटिंग पर चलते हैं। अभी वो लोग यही बातें कर रहे थे जब जैनिश आई। माही, तुम रेडी हो, चलो चले। वो लोग सब एक साथ लिफ्ट में जाने लगे। जब ही माही को लिफ्ट वाला सीन याद आया और फिर वो कितना डर रही थी इस वाक़े के बाद। माही, जनिश ने माही को सख्त साखित खड़े देखा तो फिर से बोली, जिस पर माही आगे पीछे देखने लगी। तुम लोग चलो, मैं कमरे में कुछ भूल आई हूँ। माही जल्दी से वहां से भागी तो वो लोग एक दूसरे को देखते रह गए। वो अपने कमरे में आकर अंदर से कमरा लॉक करने लगी जब ही उसकी कॉल आई। माही, कहाँ हो आप, मैंने कब से ड्राइवर भेजा हुआ है, वो आपका वेट कर रहा है, प्लीज नीचे आए। वो आवाज पहचान गई थी। क्या ड्राइवर, मगर है तो। वो आगे कुछ कहती जब रोहेल बोल पड़ा, माही डोनट भी उस कार्ड, मैं आपका अपना ही, डोंट बी स्कैर्ड, मैं आपका अपना ही हूँ। हेलो, मैं आप सेव हूँ। माही इस बात में जवाब देकर कमरा लॉक करके बाहर आई। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई तो जैनिश उसका ही इंतजार कर रही थी और हारिस भी बार बार वही देख रहा था। माही, क्या हो गया, सब ठीक है ना। हाँ, वो मैं ये कह रही थी कि तुम लोग जाओ, मेरी एक फ्रेंड मुझसे मिलने आ रही है तो मैं वहीं जाऊंगी। माही ने मुख्तसर सा बहाना बनाया, जिस पर हारिस हैरान हुआ। तुम्हारी फ्रेंड इधर तुर्की में क्या कर रही है। वो एक्चुअली अपनी फैमिली के साथ आई हुई है, तो उसने मुझे कहा आज मसरूफ नहीं है तो मुझसे मिलना चाहती है। चलो ठीक है फिर। जैनिश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वहां से वो लोग बाहर चले गए। पहले तो वो उनके जाने का वेट करती रही। जब वो लोग टैक्सी में बैठकर वहां से चले गए तो फिर माही बाहर आई। उफ, मुझे क्या पता इनमें से कौन सा ड्राइवर है उसका,
बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, जिसमें से एक कार से ड्राइवर निकलकर बाहर आया। उसने माही को फोन दिया, जिस पर रोहेल था। माही, गाड़ी में बैठो। माही समझ गई ये वही ड्राइवर होगा। माही कार में बैठी और 10 मिनट का फासला तय करके वो लोग एक बहुत शानदार रेस्टोरेंट के सामने रुके। गुड इवनिंग मैम। वहाँ एक वेटर बाहर आया। माही उसके पीछे अंदर जाने लगी, मगर अंदर बहुत अंधेरा था। माही डर रही थी कि कहीं उसने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की। पता नहीं कौन होगा वो शख्स, कैसा होगा। वेटर माही को अंदर छोड़कर बाहर से रेस्टोरेंट का दरवाजा बंद करके चला गया। सही मानों में माही को अब अच्छी खासी हवा निकल रही थी। अभी वो अपना मोबाइल ऑन करती जब हर तरफ लाइट्स ऑन होने लगी और उसने खुद को एक बहुत हसीन फूलों से सजी हुई जगह पर खड़ा पाया। दूसरी तरफ वो लोग इस वक्त एक बहुत बड़े कसिनो में मौजूद थे, जहां हर तरह म्यूजिक का शोर था। कुछ लोग डांस में बिजी थे, कुछ लोग ताश खेलने आए हुए थे, जबकि कुछ लोग फुल टुन थे। जबकि अरीशा को ये माहौल बिल्कुल चीप लग रहा था और हारून को भी ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आई थी। यार, ये कौन सी घटिया जगह ले आए तुम हारून, हद है। हारून ने अरीशा को घूरा। यार आरू, तुमने ही कहा था तुम्हें किसी क्लब में जाना है। और जब अरीशा ने उसे घूरा तो वो खामोशी से नीचे नजरें कर गया। वहां न जाने कितने चीप लोग मौजूद थे, जिनकी नजरें अरीशा पर मरकूज थी। वो घूर घूर कर अरीशा को देख रहे थे। आरू, अब हमें चलना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं। हारून ने उसे आसपास के माहौल को भांपते हुए कहा, जिस पर अरीशा ने भी गौर किया। मगर तभी हारून के नंबर पर किसी की कॉल आई, तो वो अरीशा को वेट का कहकर वहां से साइड में चला गया। जबकि अरीशा हाथ में जूस का ग्लास लिए चेयर पर बैठ गई। जबकि वो जो कपड़े उसने ज़ेबतन किए हुए थे, कोई बहुत बुरी तरह से उसे घूर कर देख रहा था। वो आज फिर से किसी के गुस्से को हवा दे रही थी। हे, दो लड़के जो फुल टुन थे उसके करीब आए और कहने लगे, अरीशा को बहुत हे हॉटी। अरीशा को बहुत अजीब सा लग रहा था उनका यूं करीब आना। अरीशा वहां से उठकर जाने लगी। तभी उनमें से एक लड़के ने अरीशा का हाथ पकड़ने लगा, जिस पर अरीशा ने रख कर चमाट मारा तो सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। मगर वो तो थे ही ढीठ, और भी ज्यादा बदतमीजी पर उतर आया। और अभी वो लड़का अरीशा को छूने वाला था, अगले ही लम्हे किसी हुडी वाले शख्स ने उस लड़के का हाथ पकड़कर मुकम्मल मरोड़ डाला। वो डर से चिल्लाने लगा, जबकि अरीशा उसे बहुत हैरत से देख रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों लड़कों के कुछ साथी भी आ गए थे। तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर उसने उसके साथियों की दुर्गत बना दी थी। तो क्लब में मौजूद तमाम लड़कियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, जबकि अरीशा भी उसकी लड़ाई करने के अंदाज से मुतासिर हुई। हर एक की नज़र सिर्फ उस शख्स पर ही मरकूज थी, जबकि उसका मुंह मास्क में छुपा हुआ था। वरना तो लोग पता नहीं क्या करते। मगर वो तमाम नजरों को नजरअंदाज करता हुआ अरीशा के करीब आया और मजबूती से उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगा। अरीशा को ये लफ्ज जाना पहचाना सा लगा। कौन हो तुम, हाथ छोड़ो मेरा। बाहर आकर अरीशा ने मज़ाहमत की, जिस पर उस शख्स ने अरीशा को घूर कर देखा। उसकी वो ब्राउन आंखें अरीशा पहचान चुकी थी। ये वही शख्स है। उसने जबरदस्ती अरीशा को अपनी कार की फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। अरीशा की बकबक मुसलसल जारी थी। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। शहराम ने एक झटके से कार स्टार्ट की और उसे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से और बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा, जबकि अरीशा अब भी गाड़ी रोकने का कहीं जा रही थी, जिससे उसके बराबर बैठा शख्स उसकी सुनने वाला हो। उसने गाड़ी एक सुनसान जंगल के अंदर, जिस पर अरीशा का खौफ बढ़ने लगा। उनकी गाड़ी एक छोटे से अपार्टमेंट के सामने आकर रुकी थी। ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे यहाँ? अरीशा ने फिर से चीखते हुए कहा, जिस पर शहराम ने खूंखार नजर से अरीशा को घूरा और खुद गाड़ी से निकलकर बाहर आया और फिर अरीशा का हाथ पकड़कर गाड़ी से निकाला और ठोकने वाला अंदाज में गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने पूछा कहाँ लाए? अभी आगे वो कुछ कहती, शहराम की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस घटिया जगह पर ऐसे घटिया कपड़े पहनकर जाने की? अरीशा एकदम से चुप हो गई। शहराम उसे जबरदस्ती अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया और सीढ़ियाँ अबूर करता हुआ वो उसे एक कमरे में ले आया, जो ज़्यादा बड़ा नहीं मगर बहुत खूबसूरत और पुरसुकून सा था। शहराम ने उसे बेड पर उछाला, जिससे वो बेड पर जा गिरी। शहराम उसके ऊपर झुककर उसके मुंह को दबोचने लगा, जिससे अरीशा को दर्द होने लगा।
मैंने पहले भी तुमसे कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी अमानत हो। मेरी अमानत में अगर कभी खयानत हुई तो बहुत बुरा होगा, मगर तुम्हें शायद शौक है मेरी दी हुई अजियतों को बर्दाश्त करने का। आखिरी अल्फाज में शहराम ने उसे एक झटके से दूर किया और उसके गले में बांधा हुआ स्कार्फ खींचकर दूर किया, जिससे उसे जलन महसूस होने लगी। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? तुम क्यों मुझे जीने नहीं देते? तुम आगे वो कुछ कहती, शहराम ने उसके बकबक का हल निकालते हुए उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके होठों को अपनी कैद में ले लिया। दूसरी तरफ, वेलकम माही, रोहेल की आवाज़ पर माही ने ऊपर देखा, जहां सामने से रोहेल सीढ़ियां उतरकर उसकी तरफ आ रहा था, मगर मांस अब भी मुंह पर था। माही उसकी नीली आंखों से उसे पहचान चुकी थी, इसलिए मुस्कुराते हुए उसके करीब आई। बीच में एक टेबल और दो कुर्सी रखी हुई थी। रोहेल ने कुर्सी खींचकर माही को बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गया, जबकि माही सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी। कैसी हो मेरी जान? रोहेल की हसरत भरी निगाहें मुसर महसूस करती हुई माही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक, और आप? रोहेल उसकी मुस्कुराहट को अपने दिल में उतारता हुआ कहने लगा, मेहरबानी है आपकी। उसकी बात पर माही उसे गौर से देखने लगी, जैसे कुछ पूछना चाह रही हो। आपको देखकर ही जी रहा हूँ। तो हुई ना आपकी मेहरबानी। रोहेल के कहने की देर थी, माही फिर से मुस्कुराने लगी। अब रोहेल असली बात पर आ चुका था। माही, अगर आपको अगर मुझ में या मेरे मुतालिक कोई भी डाउट है तो आप मुझे कह सकती है। मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। बाकी आपको जो पूछना है आप पूछ सकती है। आप मेरे बारे में जानना नहीं चाहेंगे? माही के सवाल पर रोहेल ने माथे पर हाथ रखा और मुस्कुराने लगा। भला इससे ज्यादा माही को और कौन जान सकता था? मेरी जान, मुझे आपके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। माही हैरान हुई थी। उसकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा था कि आखिर क्या वाकई वो उसे जानता था। माही, मेरा नाम रोहेल जहांजेब है। मैं ग्रेजुएट हूँ। उसके अलावा कंप्यूटर के डिफरेंट कोर्सेज किए हुए हैं। फिलहाल एक कंपनी में जॉब करता हूँ। रोहेल ने अपना तारुफ करवाया तो माही ने इस बात में सर हिलाया, फिर कुछ सोचते हुए कहने लगी, रोहेल, आपने कहा था आप मुझे जानते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? माही की बात पर रोहेल अपनी नीली आंखों से पहले उसे बहुत गौर से देखने लगा और फिर उसका हाथ पकड़ने लगा, जिससे माही थोड़ी घबराई, मगर अगले ही लम्हे रोहेल की आंखों में खो सी गई। रोहेल ने कुछ सोचते हुए मास्क हटाया और टेबल पर रख दिया। माही को लगता था वो हैंडसम है तो प्यारा भी होगा, मगर इतना ज्यादा ये उसे नहीं पता था। माही उसे ही देख रही थी, सुर्ख सफेद रंगत पर पुरकशिश होठ, हल्की सी शेव जो उसके चेहरे को मजीद दिलकश बना रही थी। माही के मुंह से बेसाख्ता निकला, माशाल्लाह। इस पर रोहेल मुस्कुराने लगा तो माही उसकी इस हसीन मुस्कुराहट में खोने लगी। काफी देर तक वो उसे यूं ही देखती रही। फिर रोहेल ने माही की आंखों के आगे हाथ हिलाए। माही, जी। माही होश में आई। रोहेल फिर से मुस्कुराने लगा उसकी इस हरकत पर, जबकि माही अब अपने किए गए सवाल के जवाब की मुंतजिर थी। माही, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज आप माइंड नहीं करेंगी। वो दुनिया के सामने तो बहुत पत्थर दिल था, मगर माही के सामने उसका ये पत्थर दिल किसी छोटे से परिंदे की दिल की मानिंद हो जाता था। या शायद वो डरता था कि कहीं उसे इतने सवालों के इंतजार के बाद इनकार ना सुनना पड़े। माही, मैं आपको कुछ दिनों से नहीं बल्कि सालों से जानता हूँ। रोहेल की बात से माही शॉक्ड हो गई। ये भला कैसे मुमकिन था? जी हाँ माही, ये सच है। आप जब भी कहीं दूर जाने वाली होती थी ट्र, ट्रैवल पर, तो आपको रोकने के लिए वो चिट मैं ही लिखा करता था। अब तो माही के पास कोई अल्फाज नहीं थे कि वो कुछ कह सके, मगर इतना ज़रूर कन्फर्म हो चुका था, वो सब उसका वहम या किसी की शरारत नहीं थी। वो सब रोहेल करता था। माही, मैं तो आपके इतने करीब था कि मैं रोज़ रात आपसे मिलने आता था, मगर आपके सो जाने के बाद मुझे डर था अगर मैं आपको प्रपोज करूँगा तो आप रिजेक्ट कर ना दे। मगर ये कैसे मुमकिन है? आप ऐसे कैसे मेरे रूम में? माही को कुछ अजीब लगा, क्योंकि मैं जिस शख्स को वो आज पहली बार जानने की कोशिश कर रही थी, वो शख्स उससे मिलने आने लगा था। माही, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, मगर यही सच है। मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया, मगर अब बस मैं जल्द से जल्द आपको अपनाना चाहता हूँ। माही कुछ कहती, मगर रोहेल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। माही, विल यू मैरी मी? वो अभी कुछ समझती, अगले ही लम्हे रोहेल ने उसको शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। मगर रोहेल, ये कैसे मुमकिन है? मेरे डैड, डोंट वरी माही, मैं पाकिस्तान जाते ही सबसे पहले आपके डैड से आपका हाथ मांगूंगा, मगर मुझे सबसे पहले आपकी रजामंदी चाहिए। मैं नहीं चाहता आपके साथ ज़बरदस्ती हो।
माही को ये लम्हा थोड़ा मुश्किल मगर हसीन लग रहा था, क्योंकि पहली बार उसका दिल किसी के लिए धड़क रहा था। आपको पता है माही, जब आप मेरी टूर पर जाने की तैयारी कर रही थी आप मरी टूर पर जाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने आपको एक चिट लिख कर दी थी, मगर आपने वो चिट फाड़कर डस्टबिन में डाल दी। रोहेल एकदम उदास हो गया, जैसे अभी कल ही की बात हो। माही उसकी ये उदासी महसूस कर चुकी थी। रोहेल, आप सैड हो रहे हैं? माही तो थी ही नरम दिल की मालिक, कैसे ना महसूस करती उसका दुख। नहीं, बस माही, मैं आपसे दूर नहीं जा सकता। मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। मुझे आपकी आदत हो चुकी है। रोहिल ने माही का हाथ अपने दिल के मकाम पर रखा। माही, ये दिल आपके नाम से धड़कता है। क्या आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी? माही ने नजर झुका ली थी, जबकि वो रोहेल की तेज धड़कनों को महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ डॉन काम हो गया। डॉन अपने महल नुमा घर के एक बड़े से कमरे में सोफे पर बैठा शराब नौशी कर रहा था। जब उसका आदमी अंदर आया और उसे कहने लगा, काम से किए गए काम से आगाह किया। वेल डन, जला दो उस जगह को, बिल्कुल खाक कर दो। उसका हुक्म मिलते ही उसके खास आदमी बीच के जंगल वाले खंडरनुमा घर को चलाने के लिए चले गए। इस घर का भी उसके आदमियों को इंस्पेक्टर रिजवान ने ही बताया था, क्योंकि डॉन ने उसे न जाने किस किस किस्म की धमकियां दी थी। डॉन के आदमी पूरे पाकिस्तान में फैल चुके थे। वो बीच को किसी जंगली कुत्तों की तरह उस ढूंढ रहे थे, मगर वो इस बात से अनजान थे कि बीच इस घर से अपनी तमाम ज़रूरी चीज़ें ले जा चुका था, क्योंकि उसे पता था डॉन ये ज़रूर करेगा। डॉन को ये लग रहा था कि बीच का खेल उसकी मुट्ठी में आ चुका है, जबकि सच तो ये था कि उसके हर उठाए जाने वाले कदम को बीच पहले ही भाप चुका था। बीच ये भी जानता था कि डॉन कटजोड़ ना होने की सूरत में अपनी जलन और बदले की आग में पाकिस्तान के तमाम हालात खराब करने की कोशिश करेगा। इसलिए बीच ने पहले ही सारी प्लानिंग कर ली थी। बस डॉन के वार का इंतजार था, जो कि डॉन कर चुका था। न जाने वो कितनी बार मज़ाहमत कर चुकी थी उसकी कैद से निकलने की, मगर वो था कि उसकी शिद्दतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार उसने अरीशा के लबों को आज़ाद कर ही दिया था, जबकि अरीशा उसकी ही हुडी को मजबूती से थामे सांसें लेने लगी। मगर वो भी शहराम था। उसे सब याद था कि अरीशा क्या हरकत करके आई है, और शहराम की डिक्शनरी में तो माफ़ी का लफ्ज़ ही नहीं था। शहराम ने बालों से पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ किया और मास्क लगाकर उसकी आंखों में अपनी आंखें डाली और फिर से उसका मुंह दबोचने लगा। बताओ, क्यों गई थी वहां? क्यों पहने थे ऐसे कपड़े कि लोग तुम्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे? आयशा उसकी ब्राउन आंखों में बड़ी गौर से देख रही थी। वो शख्स जिसकी आंखें इतनी दिलचस्प पुरकशिश है, तो वो खुद कैसा होगा? अभी वो यही सोच रही थी जब शहराम ने फिर से उसका मुंह दबोचा। बताओ, उसकी आवाज पर वो चौंकी। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, दूर हटो। अरीशा को याद आ गया कि वो तो माही से मिलने गया था, फिर यहाँ क्या कर रहा है। अब अरीशा को इस अनजान शख्स पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और उसे जलन भी हो रही थी। न जाने क्यों, मगर हो रही थी। तुम झूठे मक्कार धोखेबाज हो, अपने गिरबान में झांको, आए बड़े मुझ पर पाबंदियां लगाने वाले। अरीशा की बातों से शहराम से सवालिया नजरों से घूरने लगा। क्या हुआ? हाँ, आप कहो ना अपनी थर्ड क्लास वर्ड्स। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले झूठे इंसान। वो मुझसे से बुराई कहे जा रही थी, मगर अब तक वजह नहीं बताई थी कि आखिर शहराम ने उसके साथ क्या धोखा कर दिया था। क्या बकवास किए जा रही हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस बकवास के चक्कर में मैं तुम्हें सजा देना भूल जाऊंगा, तो ये गलतफहमी है तुम्हारी। वो अपने ही भ्रम में बोले जा रहा था, मगर उसे क्या पता सामने जो लड़की है वो जलन की आग में जल रही है। जस्ट शट अप। समझते क्या हो खुद को? हाँ, सब पता है मुझे। अपने गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर भ्रम दिखा रहे हो, झूठे धोखेबाज इंसान। शहराम को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार उसे क्या कहे जा रही थी। बकवास बंद करो अपनी। धोखेबाज किसको कह रही हो? शहराम ने आईब्रो का जाविया बनाते हुए पूछा। तुम्हें कहा है धोखेबाज, समझे तुम? अरीशा ने उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, जिस पर वो उसे आंखें छोटी करते हुए देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कब तुम्हें धोखा दिया? ओह, अब ज़्यादा मासूम ना बनो। तुम ही ने माही को मिलने बुलाया था ना, तुम ही उसे कॉल पर कॉल कर रहे थे ना, और तुम ही थे ना वो प्लेन वाले शख्स जो माही के बराबर में बैठने के लिए बहुत बेताब हो रहे थे।
शहराम समझ चुका था वो किसकी बात कर रही है। दरअसल वो शहराम को वही समझ रही थी, जबकि अब शहराम के दिमाग में उसे तपाने के तरीके आने लगे। तो वो बड़े आराम से उसको पकड़कर बेड क्राउन से टेक लगाकर लेट गया। माही। हाँ, मैंने उसे मिलने बुलाया था और मिला भी था। बहुत हसीन है वो। शहराम की बात पर ईशा ने उसे खूंखार नजर से देखा। इस पर शहराम ने उसकी नाम दुहाई की। मगर तुम मगर तुमने तुमसे ज्यादा हसीन इस दुनिया में कोई नहीं। वो समझ चुका था कि अरीशा को अब अपनी ही दोस्त से जलन महसूस हो रही है, क्योंकि वो खुद को सबसे ज्यादा हसीन, अमीर, पढ़ी लिखी, दौलतमंद समझती थी। हटो दूर तुम धोखेबाज इंसान। अरीशा भी अरीशा ही थी। शहराम ने उसका मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, करो कॉल अपनी फ्रेंड को और मालूम करो कि इस वक्त वो किसके साथ है। अरीशा उसको नासमझी वाले अंदाज में देखने लगी। शहराम ने अरीशा का मोबाइल अनलॉक किया और माही को कॉल मिलाई। ये तुम्हें मेरा पासवर्ड कैसे पता? मेरी जान, मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारा दिल इस वक्त 240 की स्पीड में धड़क रहा है। तो फिर ये तो बस पासवर्ड है। वो तो अरीशा की धड़कनें भी महसूस कर सकता था। शहराम ने माइक ऑन किया और तभी माही ने कॉल रिसीव की। शहराम ने उसे आंखों से इशारे से पूछने का कहा तो अरीशा माही से मुखातिब हुई। हेलो माही, कहाँ हो तुम? अरीशा ने एक ही सांस में ये जुमला बोला था, जिस पर शहराम ने बमुश्किल हंसी दबाई। अर्श, वो मैं इस वक्त रोहेल के साथ हूँ। कौन रोहेल? अरीशा ने आंखें घुमाते हुए पूछा। वही जिसका मैंने तुम्हें बताया था। मतलब वो अभी तुम्हारे साथ ही है? अरीशा ने बड़ी बड़ी आंखों से शहराम को देखकर कहा। हाँ ना अर्श, क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलो मैं फ़ोन रखती हूँ। अरीशा ने जल्दी से बाय कहा और शहराम के हाथ से मोबाइल छीना, जबकि शहराम अब आईब्रो चढ़ाते हुए उसे देख रहा था। चल गया पता, मिल गया सुकून, हो गई तसल्ली। शहराम ने सख्त लहजे में कहा, जिस पर अरीशा उसे टेढ़ी नजरों से घूरने लगी। अब बताओ, क्या तुम्हें जलन हो रही थी कहीं मैं किसी और लड़की के साथ? वो तो अरीशा के गुस्से को भी मजाक में उड़ा रहा था। जी नहीं, मुझे क्यों जलन होगी, भाड़ में जाओ। अरीशा ने फिर से वही लहजा इख्तियार किया, जिस पर शहराम का मूड दोबारा से बदलने लगा और वो फिर से खूंखार नजर से उसे देखने लगा। क्यों पहने हैं ऐसे कपड़े? शर्म नहीं आती तुम्हें? न जाने कितनी नजरों का मरकज बनी हुई होगी तुम। वो एक एक अल्फाज ठोकने वाला अंदाज में कह रहा था। बात सुनो मेरी, अगर बहुत शौक है छोटे कपड़े पहनने का तो शौक से पहनो, मगर सिर्फ मेरे सामने। किसी और के सामने अगर तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा भी झांका ना, तो याद रखना, वो हिस्सा तुम्हारे जिस्म से अलग कर दूंगा मैं। वो किस जुनून की शिद्दत से उसे धमकियां दे रहा था, और ये सिर्फ धमकी की हद तक नहीं था, वो इस धमकी को सच कर दिखाने की हिम्मत भी रखता था। दूसरी तरफ, रोहेल, क्या आप वाकई मुझसे शादी करना चाहते हैं? माही ने नरम लहजे में पूछा, जिस पर रोहेल उसकी मासूमियत पर फिदा हो गया था। वो कितनी मासूम थी। हाँ माही, मैं जल्द से जल्द आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, और अगर मेरे डैड इस रिश्ते के लिए ना माने तो। माही की बात पर रोहेल के चेहरे पर सख्त तासुरात आने लगे, जो माही देख चुकी थी। वह आप मुझ पर छोड़ दे। रोहेल का लहजा इस बार थोड़ा सख्त था। माही समझ चुकी थी उसकी कही गई बात रोहेल पर नागवार गुजरी है, मगर ये भी तो सच था ना। अगर माही के डैड ने इनकार कर दिया तो रोहेल क्या करता? वो जानना चाहती थी। मगर रोहेल ने तो वो सब कुछ खुद ही संभालने की कसम खाई हुई थी ना। माही ने रोहेल के हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया। मैं नहीं जानती मेरे डैड क्या फैसला करेंगे, और मैं ये भी नहीं जानती आपको लेकर मेरी क्या फीलिंग्स है, मगर मैं एक ऐसे शख्स को कभी भी खोना नहीं चाहूंगी जो मुझसे बेइंतहा प्यार करता हो, जिसके लिए मैं सब कुछ हूँ। माही की बातों से साफ वाज़ेह हो रहा था कि माही रोहेल से राजी है। माही सच में एक मासूम लड़की थी। वो प्यार को तरसी हुई थी, कभी माँ के, कभी भाई बहन के, कभी भाई बहन के प्यार को। मगर जब एक शख्स उसे इतनी अहमियत दे रहा था, इतनी कदर करता था, तो क्या वो उसे इनकार कर देती? कभी भी नहीं। माही ने फैसला कर लिया था, वो रोहेल का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। रोहेल को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि माही उसको हाँ कर चुकी है। वो बेयकीनी और खुशी के मिले जुले तासुरात लिए माही को देख रहा था। माही, क्या वाकई आप मुझसे शादी करने के लिए राजी हो? माही ने हाँ में सर हिलाया था। रोहेल अब 40% कामयाब हो चुका था। एक टास्क और इसका कंप्लीट हो चुका था। अब बारी थी दूसरे टास्क की, जिसके लिए वो बेहद बेसब्र हो रहा था। रोहेल ने टेबल पर रखे फूलों के बुके के अंदर से एक डिब्बी निकाली और माही के सामने घुटनों के बल बैठ गया।
विल यू मैरी मी? माही ने हाँ में सर हिलाया, जबकि वो ब्लश करते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। रोहेल की आंखें थोड़ी नम थी। रोहेल ने अंगूठी माही की उंगली में पहनाई और उसके हाथ पर बोसा दिया, जिससे माही शर्माने लगी। ये लम्हा इन दोनों के लिए जिंदगी का सबसे हसीन तरीन लम्हा था। दूसरी तरफ जब अरीशा की आंख खुली तो अपने रूम में थी। कल रात जो कुछ हुआ उससे ख्वाब सा लग रहा था। ये कैसे मुमकिन था कि कल रात वो उस शख्स के साथ किसी डिपार्टमेंट में थी कि और आज सुबह ही जब उसकी आंख खुली तो वो वापस अपने कमरे में मौजूद थी। वो यूं ही उससे अपनी कैद में लिए धमकी ऊपर धमकी दिए जा रहा था और वक्फे वक्फे से उसे अपनी शिद्दत भरी लम्ह से दो चार किए जा रहा था। मगर वो बेचारी कब नींद की आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। और अब जब वो नींद से बेदार हुई तो खुद को अपने होटल के कमरे में पाया। अरीशा, अरीशा, दरवाज़ा खोलो, क्या तुम जाग रही हो? माही जब रात होटल आई थी तो हारून उससे परेशान लग रहा था। जनिश और हारिस भी वही मौजूद थे और जब उसने इस परेशानी की वजह पूछी तो सबने यही बताया था कि अरीशा क्लब से कहीं गायब हो गई है। मगर जब उन्होंने उसका कमरा चेक किया तो वो अंदर से लॉक था, यानी वो अंदर थी और शायद सो चुकी थी। न जाने कब कैसे शहराम ने उसे उसके कमरे में बाहिफाजत पहुंचा दिया था। क्या हो गया? अरीशा ने कमरे का दरवाजा खोला तो सब लोग वहीं खड़े उसे घूर रहे थे। आरू, तुम घर कब आई? हारून झट से अंदर आया और उसे बाजू से पकड़कर पूछने लगा, जबकि वो बेचारी बताती भी तो क्या। उसे तो खुद ही नहीं पता था कि वो यहाँ कब और कैसे आई थी। मगर अब उसे कोई तो बहाना बताना था ना। जब तुम फोन पर बिजी थे मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं वहां से टैक्सी लेकर यहाँ करीबी रेस्टोरेंट आ गई थी। अरीशा थोड़ा कंफ्यूज होकर बोल रही थी, जो माही समझ चुकी थी। मगर उसने सबके सामने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। मगर इतनी भी क्या जल्दी थी कि हारून कुछ कहता आगे से हारून कुछ कहता। अरीशा ने उसे कमरे से बाहर करके दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि इस सब इसकी ये हरकत देखते ही रह गए। गाइस, लगता है वो नींद में है, सो प्लीज़ चलो उसे डिस्टर्ब नहीं करो, माई ने उन्हें कहा और खुद भी वहां से चली गई। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर चाहता क्या है वो शख्स? और क्या अब अब मुझे वो हर बात की सजाएं यूं ही देता रहेगा? आखिर आखिर मेरा जुर्म क्या है? अरीशा को दिमाग फटने को था। वो दोनों हाथों से अपने बालों को दबोच रही थी, मगर उसका दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मसले का क्या हल निकाले। उफ, जालिम, बता भी दे कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है तूने? हमारे पाकिस्तान में तो एक से एक आला किस्म के परफ्यूम है, मगर तेरे वाले की बात ही अलग है। बीस्ट के हुक्म पर नौफिल और हुरैन गुलखान के दोनों तरकी वाले आदमियों को पकड़कर फार्म हाउस ला चुके थे, जबकि बीस्ट अब तक वहां मौजूद नहीं था। इन दोनों को इस वक्त फार्म हाउस के तहखाने में रखा गया था। नौफिल कब से उनमें से एक बंदे को सूंघा जा रहा था और परेशान कर रहा था। नफिल, बस कर दे यार, ऐसा ना हो कि वो तुझे ऐसी जगह लात मारे कि तू सारी जिंदगी पछताता रहे। बासिम की बासिम ने नौफिल को समझाना चाहा, मगर वो भी नौफिल था, उसे कहाँ परवाह होती थी कोई कुछ भी कहे। हूँ, हटो दूर, और तुम तो रहने ही दो। तुम बहुत चालाक लड़के हो, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा था। अपने वो वाले परफ्यूम का नाम बता दो जो यूनिवर्सिटी में लास्ट सेमेस्टर के लास्ट डे पर लगा कर आए थे। नौफिल ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर मेहर ने बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की। ओह अच्छा, वो वाला जिसे लगाकर जब मैं क्लास में आया तो मेहर मुझ पर फिदा हो गई थी, वो वाला। बासिम ने जानबूझकर नौफिल को छेड़ा, जिस पर मेहर उसे आंखें दिखाने लगी और नौफिल का मुंह और भी ज्यादा सूज गया। हूँ, हाँ हाँ, वही वाला हूँ। अभी वो लोग यही बातें कर रहे थे जब बीच के सख्त कदमों की आवाज़ आने लगी, जबकि नौफिल अब भी उस शख्स के कानों में बार बार परफ्यूम का नाम पूछे जा रहा था। मेहर और बासिम ने इस बार खास किस्म का जहर बनाया था। बीच के आते ही बासिम ने सिरिंज बीच की तरफ बढ़ाई। वेल डन बासिम, बीस्ट ने चेहरे पर से हुडी हटाई और कुर्सी करीब करके इन दोनों के सामने बैठ गया और इशारे से उनके हाथ खोलने का कहा। बासिम बिना वक्त ज़ाय किए इन दोनों के हाथ खोल दिए और जैसे ही उनके हाथ खुले वो लोग बीस्ट के पैरों में बैठकर माफ़ी मांगने लगे। तुम जो मांगोगे हम दे देंगे, बस हमारी जान बख्श दो। बीस का कह कहा पूरे तहखाने में गूंजा, जो इस अंधेरी जगह को और भी ज्यादा खौफनाक बना रहा था। बीच किसी से कुछ नहीं लेता, मगर सबको देता जरूर है। बीच का लहजा हमेशा की तरह बेइंतहा कड़वा और सख्त था, जबकि उसकी आवाज़ बहुत रौबदार थी। बीच की बात पर इन दोनों ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, जैसे कुछ जानना चाह रहे हो।
जानना चाहो कि बीस्ट सबको क्या देता है? बीस्ट ने एक तरफा मुस्कुराहट उछालते हुए कहा, जबकि इस कंडीशन में भी वो मुस्कुराते हुए बेहद हसीन लग रहा था। दर्दनाक मौत। बीस्ट के कहने की देर थी, वो दोनों एक दूसरे की को खौफगी से देखने लगे। बीस्ट ने अपनी बात मुकम्मल की और एक लात मारकर उनमें से एक को जमीन पर गिराया और उसके हाथ पर पाँव का पूरा जोर देने लगा, जिससे वो चिल्ला उठा, बताओ चिप कहाँ फिट है? बीच की बात पर दूसरे शख्स ने आंखें घुमाना शुरू कर दी, जिससे साफ वाज़ेह था चिप उसके अंदर फिट है। बीच ने इस शख्स को गिरबान पकड़ के खड़ा किया और उसकी आंखों में आंखें गाड़ने लगा। किधर फिट की हुई है चिप? बीच की आवाज़ उसके कान का पर्दा फाड़ने को थी, मगर वो तो अब भी चुप था। सुना नहीं मैंने क्या पूछा? बीच ने उसका गला दबोचते हुए पूछा। मुझे कुछ नहीं पता बीच, मैं कुछ नहीं जानता। ये ऐसे नहीं मानेगा। बीच ने पल भर में सिरिंज उसकी गर्दन में गाड़ दी और पूरा जहर उसके जिस्म में उतार दिया। मिनटों के अंदर उस शख्स के जिस्म की तमाम नसें उभरने लगी। वो किसी जंगली जानवर की तरह खुद को अपनी उंगलियों से नोच रहा था। आंखों से आंसू की जगह खून रसने लगा था। उस शख्स को खुद को मुकम्मल अपने ही हाथों से नोच कर खून खून कर दिया था और फिर वो जमीन पर गिर गया, जबकि दूसरा शख्स उसे इस अजियत में देखकर बार बार अपने पसीने साफ कर रहा था। अगले ही लम्हे उस शख्स ने अपनी गर्दन को नोचना शुरू किया और देखते ही देखते उसने पूरी गर्दन नोच डाली और जब उसका दम निकल रहा था तो वो चिप वाज़ेह हो गई थी। वो उसकी गर्दन में फिट की गई थी। बीच आराम से चलता हुआ उस शख्स के पास गया और अपने हाथ में मौजूद चिमटी नुमा हथियार की मदद से वो चिप नोच कर निकालने लगा, जबकि वहां मौजूद सब लोग उस चिल उस पल को देख कर बेहद खुश थे। उस चिप को देखकर बहुत खुश थे। 2 चिप उनके हाथ लग चुकी थी, मगर 3 अब भी बाकी थी। बीच ने इस चिप को महर की तरफ बढ़ाया तो महर एक खास केमिकल की बोतल का ढक्कन खोलकर उस चिप को उसके अंदर डालने लगी, क्योंकि उस शख्स के जिस्म में जहर फैल चुका था और चिप पर उस शख्स का खून मौजूद था। तो चिप को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाकर वो बीच के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। उस केमिकल में चिप को 2 घंटे रखा जाए तो उस पर लगे जहर की वजह से उसकी फाइल्स फेल नहीं होती। अब बारी थी दूसरे की, जो पहले ही आंखों में खौफ लिए बीच को देख रहा था। आखिर वो था भी तो इतना खतरनाक, कब किसको कैसी मौत दे दे कुछ नहीं पता। यार परफ्यूम का नाम ही बता दे। जब नौफिल ने बीच को उस शख्स की तरफ घूरते देखा तो नौफिल के मुंह से बेसाख्ता निकला, जिस पर सब नौफिल को घूरने लगे। बीस्ट क्या हम इसे भी मार देंगे? महर की बात पर बीस्ट ने उस शख्स को गौर से देखा और फिर आंखें छोटी करके कुछ सोचने लगा। हॉस्पिटल से कोई कॉल आई। बीस्ट की बात पर बासिम आगे बढ़ा। बीस्ट काफ़ी कॉल्स आई हैं, दिल के अलावा हमें जिगर की ज़रूरत है। बासिम की बात पर बीस्ट ने उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखा। ये शिकार काफ़ी सेहतमंद नजर आ रहा है। इसकी सेहत का कुछ तो फ़ायदा होना ही चाहिए ना। बीस की बात का मतलब बासिम समझ चुका था। बीस ने बासिम की तरफ हाथ बढ़ाया तो बासिम ने जल्दी से उसे एक ब्लेड और एक छोटी सी बोतल दी जिसमें केमिकल था। बीस ने हर बार की तरह इस बार भी ब्लेड पर उस बोतल से जहर लगाया और उस शख्स के करीब आने लगा, जिससे वो दूर होने लगा। बीस ने एक ही झटके से उसकी शर्ट फाड़ी और दिल की तरफ वार किया, जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या था। बीस ने अपने ग्लव्स वाले एक हाथ से उसका दिल पकड़ा और दूसरे से ब्लेड मारकर उसका दिल खींचकर बाहर निकाला और पल भर में उसका दिल बीस्ट की मुट्ठी में था। हो मर गया, मगर परफ्यूम का नाम नहीं बताया इसने। नौफिल की बात पर हुरैन उसे आंखें छोटी करके देखने लगी, जिससे नौफिल ने मुंह बसोर लिया। लेट्स स्टार्ट ओनली 20 मिनट्स। बीस्ट उसका दिल किसी बॉल की तरह हाथ में उछालकर वहां से चला गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। बीस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वाकई ये टॉक्सिक बीस्ट ही है। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।